नमस्कार मेरे मैट्रिक के साथियों। मैं पीके रुद्रा सर आपका स्वागत करता हूं द क्यूरियोसिटी चैनल पर। दोस्तों, कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर, साइंस का ऑब्जेक्टिव याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो साइंस का ऑब्जेक्टिव याद करने में साथियों इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको साइंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। यदि आप साइंस का ऑब्जेक्टिव याद करने बैठते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करें। उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं याद करने में, उनके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव का। ये आपके लिए भी मददगार साबित होगी और हर रोज आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें कुछ जानकारी जो आपके पास नहीं होगी वो आप कॉपी में बैठ करके लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव, ऐसा ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है फोकस दूरी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। साथियों, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, f है 20 और वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। r हमेशा फोकस दूरी का दोगुना होता है, तो 20 दूना 40, इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। बढ़िया से प्रश्न को समझिए कि कांच का एक पट्टी है, कांच का एक मोटा सा चदरा है और उस पर जो है किरणें तिरछी आ रही है, तो कौन सबसे पहले होगा। तो विचलन होगा कि पूर्ण परावर्तन होगा कि विक्षेपण होगा, कौन होगा। देखिए, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसका क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विचलन। विचलन का मतलब होता है मुड़ जाना, मुड़ जाना। यह किरण सीधी नहीं जाएगी, सीधे ऐसे नहीं निकलेगी, ये मुड़ जाएगी इधर से। और याद रखेंगे ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी क्योंकि ऊपर में हवा है तो विरल माध्यम हो गया और यहाँ कांच है तो सघन माध्यम हो गया और विरल से सघन में जाने पर किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, ये आप नोट कर ले। उत्तल दर्पण में आवर्धन जिसको m से सूचित करते हैं वो हमेशा 1 से कम होता है। इसमें जो 1 से कम है वही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, यानी कि काल्पनिक पाया गया, सीधा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में जब भी आभासी प्रतिबिंब या सीधा बनता है, याद रखेंगे यदि आभासी होगा तो वह सीधा भी होगा और इन दोनों में से कोई भी शब्द आपको दिखे अवतल दर्पण में तो आपको खोजना है ध्रुव, यानी कि P। ध्रुव के बीच में, फोकस से ध्रुव के बीच में या ध्रुव पर वस्तु रहे तभी उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आप F या P खोजें कि F से P के बीच में, या P आप खोजें कहाँ है, ध्रुव आपको सिर्फ खोजना है। वक्रता केंद्र ये नहीं होगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र ये नहीं होगा, वक्रता केंद्र ये भी नहीं, दर्पण के ध्रुव यानी कि P और मुख्य फोकस यानी F। तो अवतल दर्पण में जब जब आभासी बोले तो आपको खाली ध्रुव खोज लेना है कि ध्रुव कहाँ है, वही वाला आंसर होगा। तो यहाँ देखिए ध्रुव है। नेक्स्ट है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी F हमारा है 10। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। ध्यान रखेंगे
कि आवर्धन धनात्मक अवतल दर्पण में तभी होगा जब प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनेगा, पीछे, और प्रतिबिंब पीछे अवतल दर्पण में तब बनता है जब F से इधर F और P के बीच में वस्तु रखा जाए। दो चीज आप याद रखेंगे, एक तो आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसी होनी चाहिए, आभासी। जब जब आवर्धन धनात्मक होगा तब तब प्रतिबिंब आभासी होनी चाहिए। अभी आपको बताया गया कि आभासी प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी से कम पे कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसका आवर्धन धनात्मक और प्रतिबिंब आभासी होगा। तो फोकस से कम, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 से कम जो है वही आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। ये अवतल दर्पण है आपका और ये आपका फोकस है। यहां से आप ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन का मान बढ़ता जाएगा, आवर्धन का मान बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे। यहां ध्रुव होता है। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और बढ़ता जा रहा है। फिर आवर्धन बढ़ने का मतलब क्या, प्रतिबिंब का आकार बढ़ना है। आवर्धन बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ना, याद रखेंगे। और ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग अभी यहाँ देख रहे थे कि आवर्धन बढ़ता जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन बढ़ता जाता है, उसी से यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ जुड़ा हुआ है कि चींटी का प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चींटी किधर जा रही होगी, फोकस से ध्रुव की ओर जा रही होगी, एफ से पी की ओर जा रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन, यानी यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा, ध्यान रखेंगे धनात्मक होगा, अगर आवर्धन धनात्मक होगा, प्लस में होगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और अगर m ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वह उल्टा बनेगा, और जब भी आभासी बनेगा तो वो सीधा बनता है। तो यहाँ पे है ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे आपको वास्तविक और सीधा यहाँ दिया, ये नहीं होगा, ये तो आभासी है, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा, ध्यान देंगे। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो आपको लग रहा होगा कि प्रतिबिंब भी आधा बनेगा, आधा नहीं बनेगा, पूरा बनेगा। और प्रतिबिंब आपको लग रहा है सीधा बनेगा, सीधा भी नहीं बनेगा। अवतल दर्पण के अधिकांश केसों में प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है जब तक फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु न रखा जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1.0003 होता है। इसको याद कैसे रखेंगे कि 3 जीरो के बाद 3 वायु का, तो ये तो 1 से अधिक हो गया, तो आंसर होगा बी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसके लिए तो आपको सारे मान याद होने चाहिए। तारपीन का अपवर्तनांक 1.47, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.3 और किरासन का अपवर्तनांक 1.44। और इसमें सबसे कम किसका होता है, तो पानी का होता है। ये आप याद कर लेंगे। देखिए 2024 में पूछा है ना, इससे पहले भी पूछा हुआ है ये,
तो इसलिए ये प्रश्न आता है, ऐसे ही ऑप्शन बैठ के आता है, ये भी ऑप्शन के मान आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। साथियों 12वां नंबर का प्रश्न बड़ी मजेदार है, चलिए इसको समझते हैं। 12वें नंबर में है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। मान लीजिए कि यह एक समतल दर्पण है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ रही है। जहाँ पे यह किरण पड़ती है दर्पण पर, वहीं आपको एक 90 डिग्री का कोण समतल दर्पण के साथ बनाकर खींचना है। इस 90 डिग्री को बनाने वाली रेखा को ही कहते हैं अभिलंब। ठीक है, और ये हो गया हमारा, ये पीला वाला हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, और इनके बीच में जो कोण बनता है वह कोण होता है आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि किरण जो है वो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है। लंबवत कब होगी, जब अभिलंब के ऊपर ही आ जाए किरण, यहाँ से नहीं आए, अभिलंब के ऊपर। यहाँ तो अभिलंब के ऊपर ही न है आपतित किरण, तो इसका बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि जब भी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी कोई किरण, तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखेंगे अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, सीधा बन सकता है और आभासी बन सकता है। यानी कि जो अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण के जैसा काम करेगा, याद रखेंगे उत्तल दर्पण के जैसा। और जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण के जैसा काम करता है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। जब भी आभासी बनेगा तो वो छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी तो होगा ही, यानी इनमें सभी, ऑप्शन डी। 14 नंबर का प्रश्न है कि वायु में अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, याद रखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखेंगे। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश किरण जाती है और मुड़ जाती है, तो इसमें मिस हो गया है। इसमें एक चीज और होना चाहिए था, लेंस, कि लेंस में प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो जब भी लेंस से कोई प्रकाश की किरण मुड़ती है तो उसको लेंस की क्षमता कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरणें कितनी बार अपवर्तन होगा। तो जल का बूंद है, इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा तो एक बार प्रवेश करने के टाइम में, एक बार निकलने के टाइम में। कितनी बार होगा, तो 2 बार अपवर्तन होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, क्योंकि कोई भी लेंस 2 गोलों से मिलकर बना होता है। इसको भर दे तो अवतल बन गया और उसके ऊपर में इसको कलर कर दे तो उत्तल बन गया। तो 2 गोले हैं इसलिए 2 फोकस हो गया इनका। नेक्स्ट है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। याद रखेंगे समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, बी। उसके बाद देखें प्रश्न को, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में, अब सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग सब देखे होंगे, इसलिए इसका जवाब आप लोग खुद दे सकते हैं। आप लोग के प्रकाल बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में इस प्रकार का लेंस आता है, उसको छुइएगा तो बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है। और वो कौन सा लेंस हो गया, जो बीच में मोटा और साइड में पतला हो, उत्तल लेंस, जिससे हम लोग किताब कॉपी के सामने लेके जाते हैं तो अक्षर बड़ा दिखता है।
वो सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए। देखिए अवतल दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बोल रहा है तो फिर वही बात है कि F और P के बीच में रखेगा या P पर ही वस्तु रखेगा, तो यही खोजना है आपको। यहाँ देखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में पहले ऑप्शन में बैठा हुआ, यही होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यहाँ फिर कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये बना अवतल, ये बना अवतल दर्पण और ये बना उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी को पॉजिटिव माना जाता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को नेगेटिव माना जाता है, याद रखेंगे। ये नेगेटिव हो गया और ये दर्पण का है, अवतल दर्पण में पॉजिटिव और उत्तल दर्पण में नेगेटिव। यहीं पे अगर लेंस का पूछ दे, लेंस का, तो उल्टा होगा, यानी कि उत्तल लेंस का हो जाएगा पॉजिटिव फोकस दूरी और अवतल लेंस का हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान से फिर से सुने क्या बोले कि अवतल दर्पण, ए से अवतल, डी से दर्पण बोले, या यू से उत्तल, एल से लेंस बोले, इनकी फोकस दूरी होगी पॉजिटिव, ये आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस दर्पण की ऋणात्मक होगी। तो यहाँ तो दर्पण का बात बोले तो अवतल दर्पण का होता है धनात्मक, तो उत्तल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस, ये बताए ही थे कि अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा। अब देखिए समतल दर्पण पर ऐसे करके अभिसारी किरणपुंज आ रही है, यानी कि सिकुड़ता हुआ किरणपुंज, तो परावर्तित होकर के ये और सिकुड़ जाएगी, यानी कि ये भी कैसी होगी, अभिसारी ही होगी। उसके बाद है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होगा। तो समतल दर्पण का जिसका भी जब भी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा तो आवर्धन 1 होगा, याद रखेंगे। और आभासी आवर्धन, आभासी अगर प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक, उसके लिए आवर्धन प्लस में होता है। तो आप लोग प्रतिबिंब देखते हैं, आईना देखते हैं कि आप जितने बड़े रहते हैं उतना बड़ा आपका चेहरा दिखाता है, तो वो बराबर दिखाता है, वही है समतल दर्पण जो आईना हम देखते हैं, तो बराबर दिखाया तो आवर्धन कितना हो गया, 1, और वो काल्पनिक होता है तो इसलिए उसका आवर्धन हो जाएगा +1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब बोले आंख बंद करके बोलिए सारे दर्पण, आभासी प्रतिबिंब बोले लेंस पूछे आंख बंद करके बोलिए सारे लेंस। आभासी में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर लेंस हर दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे चले, आकाश का नीला रंग का क्यों होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं प्रकीर्णन के कारण सूरज से आने वाले नीले रंग और बैंगनी रंग छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं और लाल रंग हम तक पहुंचता है, और नीले रंग के फैलने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो विरल से सघन में याद रखेंगे, अभी बताया गया था हवा विरल हो गया और कांच सघन हो गया, तो ये जाएगी तो अब किधर मुड़ जाएगी, ये अभिलंब हो गया, जहां पे किरण पड़े वहीं पे अभिलंब 90 डिग्री का कोण बना के दे देना है। तो ये किरण अब जानी थी ऐसे, जानी थी ऐसे, ये ऐसे नहीं जा करके अब कैसे जाएगी, ऐसे, ये मुड़ गई अभिलंब की ओर, याद रखेंगे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पर इस कोण को कहेंगे I और इस कोण को कहेंगे R, याद रखेंगे इस कोण को कहेंगे R। और यहाँ पर I बड़ी है R से, ये ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, ध्यान रखेंगे कि जब विरल से सघन में जाए ना तो I बड़ा होगा R से, V से विरल, स से सघन
और की और की से की, तो ट्रिक बन गया विश की। याद रखेंगे ट्रिक क्या बन गया, विश की। विश की, जी हाँ, वही विस्की जो दारू होता है, जो शराब होता है, जो पिया जाता है। तो इसका ट्रिक हम वही विस्की समझेंगे। कैसे समझेंगे, वी से विरल, स से सघन, की से की ओर, यानी जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जा प्रवेश करती हैं तो की ओर यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, और जब अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं तो उसमें आई भरा होता है आर से, यानी कि जब आदमी विस्की पी लेता है तो आई मतलब मैं, यानी खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। ये याद रखेंगे ट्रिक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक के लिए फिर एक ट्रिक दे रहा हूं, देखिए। ये देखिए, बीच में गैप किसका है बड़ा, उत्तल का, और अवतल का देखिए क्या हाल है, अवतल बीच में बहुत पतला है। तो जो बीच में छोटा है उसकी फोकस दूरी माइनस में, और जो बीच में मोटा है उसकी फोकस दूरी प्लस में। तो अवतल का हो गया फोकस दूरी यानी कि लेंस की क्षमता भी प्लस में उत्तल का, और अवतल का माइनस में। तो लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की प्लस, अवतल लेंस की क्षमता माइनस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस। तो यहाँ पे फोकस दूरी धनात्मक पूछा जा रहा है तो किसका होगा, उत्तल लेंस का। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होगी। अब बताइए, धनात्मक फोकस दूरी होगी तो किसकी होगी, उत्तल लेंस की। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, जब चिन्ह परिपाटी करेंगे तो ध्रुव से मापी जाती है इधर, और ध्रुव से इधर, दोनों तरफ ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर, यहाँ देखिए यही प्रश्न का जिक्र किया जा रहा था कि जब भी सघन से विरल में जाएगा, हम क्या बोले, जब विस्की पी लेता है तो आदमी अपने आप को, आई को सबसे बड़ा समझने लगता है। वो क्या था, विस्की, यानी कि विरल से सघन में। यहाँ पूछा जा रहा है क्या, सघन से विरल में, उल्टा पूछा जा रहा है। तो आई हो जाएगा छोटा आर से, आई के तरफ मुंह बंद होगा। कहाँ है, यहाँ देखिए ऑप्शन सी में है, यही होगा आंसर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जो आपके परम मित्र है, जो अच्छे मित्र हैं, जिसका आप चाहते हैं कि पास हो, तो आप वहां तक मेरे वीडियो को शेयर करके आप मेरी भी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।